नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लुकिन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इसरो ने फिर धमाका किया है और इसरो के द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। क्रायोजेनिक इंजन का जो अंतिम उड़ान परीक्षण था, जो हॉट टेस्ट था, उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड की जो 7वीं उड़ान अभी होने जा रही है, यानी उसका जो 7वीं बार उपयोग किया जाएगा, उस उड़ान के लिए इस क्रायोजेनिक इंजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। इसके जो अंतिम परीक्षण था, अब वो सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया है। इसका मतलब अब ये क्रायोजेनिक इंजन एक उच्च थ्रस्ट पर इस रॉकेट के लिए उपयोगी हो सकेगा। तो ये क्रायोजेनिक इंजन का जो अंतिम उड़ान परीक्षण है, जो ये हॉट टेस्ट है, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इसको आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। और इसके अलावा इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम को पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसके बारे में भी बात करेंगे, ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। भारत के जो आगामी अंतरिक्ष मिशन है, चाहे भले वो गगनयान हो, भारत अंतरिक्ष स्टेशन हो, बीएएस, और इसके अलावा जो भी भारी भरकम जो सैटेलाइट जो कि दूसरे मिशन जो दूसरे ग्रह उपग्रहों के अध्ययन के लिए भेजे जाएंगे, इंटरप्लानेटरी जो मिशन हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बारे में भी आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत के वैज्ञानिकों के लिए सबसे पहले बधाई। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है, विस्तार से समझते हैं। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, यानी ये फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट है, किसका है, क्रायोजेनिक इंजन का, फॉर नेक्स्ट LVM-3 मिशन, यानी भारत का जो लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड है, उस मिशन के लिए ये इंजन आवश्यक था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहां पर किया गया, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में इसका परीक्षण कर लिया गया है। और ये परीक्षण जो है अपनी कामयाबी को दिखाता है, सभी जगह सुर्खियों में है। इस परीक्षण के बारे में अगर विशेषतः हम विशेष पूर्वक डिटेल में बात करें, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जो है, इसमें सॉलिड बूस्टर मोटर लगती हैं। दूसरी स्टेज जो होती है, उसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, विकास इंजन काम में लिया जाता है। और सबसे ऊपर की जो स्टेज होती है, अपर स्टेज, उसमें क्रायोजेनिक इंजन काम में लिया जाता है। यहाँ पर क्रायोजेनिक CE-20 के नाम से हम इस इंजन की बात कर रहे हैं। CE-20 जो इंजन है, अपर स्टेज इंजन, क्रायोजेनिक तकनीक पर जो आधारित होता है, उसका ये परीक्षण किया गया है और ये अंतिम उड़ान परीक्षण कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो भी आवश्यक चीजें थी, वो सभी अभी तक उन सब का परीक्षण एक एक करके हो चुका है। और ये लास्ट फ्लाइट टेस्ट था, फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट जिसको कहा गया है। भारत का जो LVM थर्ड है, ये अभी तक 6 उड़ानें भर चुका है। अब 7वीं जो उड़ान इसकी जाएगी, उसके लिए इस इंजन की आवश्यकता थी, उसका परीक्षण यहाँ पर किया गया है। ये परीक्षण क्यों होता है, रॉकेट में इंजन को जब आप फिट करते हैं, जैसे ये जो इंजन है, ये इंजन आपको दिख रहा होगा, इसकी जो थर्ड स्टेज है, इसमें जब आप इस इंजन को फिट करेंगे, तो अंतरिक्ष में ये किस तरीके से बिहेव करेगा, अंतरिक्ष में ये किस तरीके से कार्य करेगा, उन सभी मापदंडों को आपको पहले टेस्ट करना होता है पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर देखिए, टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में स्थिति अलग होती है और पृथ्वी पर स्थितियां अलग होती हैं। तो भारत ने अब इसका जो परीक्षण किया है, पहले ग्राउंड टेस्ट है एक तरीके से, यानी हमने धरती पर इसका परीक्षण किया है और अब हम इसको अंतरिक्ष में यूज कर सकते हैं। कहां पर हुआ, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है, ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया। LVM-3, जैसा कि मैंने कहा, ये भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ये आप देखिए, HEO यानी हाई अर्थ ऑर्बिट, या फिर जिसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस ऊंचाई पर लगभग 4 टन वजन तक के सैटेलाइट उठाकर ले जा सकता है। और लगभग जब हम LEO की बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये लगभग होती है आपकी 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर,
यहाँ पर ये 10 टन वजन उठा सकता है। लेकिन अभी जो हमने परीक्षण किया है वो 19 से 22 टन पर बढ़ाया है। यानी पहले इसका 19 टन तक थ्रस्ट पैदा करने वाला जो परीक्षण था वो किया गया था। अब इसको 22 टन के थ्रस्ट पर काम करने के लिए टेस्ट किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इसकी कैपेसिटी जो है, पेलोड कैपेसिटी, वजन उठाने की जो क्षमता है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी जो शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 था, अब वो पहले की तुलना में और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और इसीलिए भारत के जितने भी आगामी मिशन हैं उसमें ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। LVM-3 के माध्यम से चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 ये सभी परीक्षण हमने भेजे थे और गगनयान मिशन में भी इसी का उपयोग करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम टेस्ट क्या होता है या नोजल प्रोटेक्शन टेस्ट क्या होता है। इसका मतलब समझिए आप। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमने इस पर एक सेशन किया था कि इसरो के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का जब सफल परीक्षण किया गया तो वो एक हॉट टेस्ट था, लेकिन वो हॉट टेस्ट ये ऊपर वाला जो सिस्टम है इसके लिए किया गया था। और उस सेमी क्रायोजेनिक इंजन में यहाँ पर देखिए, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में काम में लेते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन था वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन तो काम में ली गई थी, लेकिन ईंधन के रूप में केरोसिन का उपयोग किया गया था। लेकिन ये क्रायोजेनिक इंजन है और क्रायोजेनिक इंजन में यही ईंधन काम में लिए जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इनका उपयोग करना जटिल होता है। क्रायोजेनिक तकनीक अपने आप में जटिल तकनीक होती है, लेकिन भारत ने इसे 2014 में प्राप्त कर लिया था और अब भारत इसमें पारंगत हो गया है। तो यहाँ पर एनपीएस टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूं। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है, ये जो रॉकेट, ये जो सॉरी इंजन का जो निचला हिस्सा है इसको आप नोजल कहते हैं। जब ये नोजल जो है, एक्चुअल में यहां से ईंधन और ऑक्सीकारक की सप्लाई होती है, यहां से ईंधन और ऑक्सीकारक की सप्लाई होती है। तो वो दोनों जब जलते हैं, यानी ईंधन जब जलता है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो इस हिस्से में जलता है, इस हिस्से में जलता है और इसमें जो गैसें बनती हैं वो बहुत तेजी से नीचे निकलती हैं। इस हिस्से में जब ईंधन जलता है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा होता है। 2000 डिग्री से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा हो सकता है। तो इस तापमान को सहन करने के लिए आपको तकनीक को बनाना है, विकसित करना है। तो उसका परीक्षण किया गया है। तो नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का मतलब यह है कि इतने तापमान पर जब आप यहां इसका उपयोग करेंगे तो इस नोजल की प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी, इस नोजल वाला जो पार्ट है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो इसके लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम इसमें लगाए जाते हैं ताकि टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया जाए। तो यहां हमने नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का टेस्ट किया है। इसका मतलब इसरो ने यहां पर यह सफलता हासिल कर ली है कि इसमें जब ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलेगा, जब हाई टेम्परेचर यहां पर क्रिएट होगा, तो उस समय इस नोजल की सुरक्षा कैसे करनी है, ये यहां पर परीक्षण किया गया है। रॉकेट इंजन का जो निचला हिस्सा होता है, जहां से बहुत ज्यादा गर्म और तेज गति वाली गैसें निकलती हैं, उसको हम नोजल कहते हैं। नोजल को सुरक्षित रखने के लिए ये तकनीक बनाई जाती है, नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम, एनपीएस जिसको कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा जटिल तकनीक है यहाँ पर, क्योंकि आपने अंतरिक्ष में जो परिस्थितियां बनेंगी वो पृथ्वी पर आपने क्रिएट की हैं और फिर इस परीक्षण को किया है। तो ये टेस्ट करना अपने आप में किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो, जो हमारे साथी क्रायोजेनिक तकनीक के बारे में नहीं जानते उनको बता दें कि क्रायो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी बहुत कम तापमान। कोई भी तकनीक जब बहुत कम तापमान पर कार्य करती है तो उसको हम क्रायोजेनिक कहते हैं। अब क्रायोजेनिक यहाँ पर जब हम इंजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंजन क्रायोजेनिक तापमान पर ईंधन ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्रायोजेनिक इंजन ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती हैं। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गैस अवस्था में प्रकृति ने हमें दिया है, तो गैस अवस्था में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो इनको हम लिक्विड स्टेट में लेकर आते हैं। लिक्विड स्टेट में जब आती हैं तो हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये तापमान की एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज्यादा कम वैल्यू है, बहुत कम तापमान है। इतने कम तापमान पर किसी पदार्थ का उपयोग करना ही बहुत बड़ी जटिलता है। तरल हाइड्रोजन जो होती है, लिक्विड हाइड्रोजन, उसको एक इस तरीके से सिलेंडर में भरा जाएगा,
दूसरी तरफ ऑक्सीजन भरी जाएगी और टर्बो पंप के माध्यम से इनको यहाँ इंजन में भेजा जाएगा। ये दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ये जलते हैं और इस नोजल के अंदर जलते हैं, यहाँ से ये गैसें बनती हैं और फिर ये बाहर निकलती हैं। यहाँ इन गैसों को एक्शन फोर्स के थ्रू बहुत ज्यादा हाई स्पीड से निकाला जाता है, यहाँ पर क्रिया बल लगता है और रॉकेट पर ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगता है, इससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। सामान्य रॉकेट और अगर आप क्रायोजेनिक इंजन की बात करें, सामान्य इंजन रॉकेट इंजन जो होते हैं और क्रायोजेनिक जो इंजन है उनकी बात करें, तो यहाँ पर देखिए आप ईंधन की बात करें तो यहाँ ईंधन ठोस बारूद जैसा रसायन या सामान्य तापमान वाले रसायन पदार्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर तरल हाइड्रोजन तरल ऑक्सीजन होते हैं। भंडारण की बात करें तो इनको सामान्य तापमान पर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, आसानी से स्टोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इतने कम तापमान पर इनको स्टोर करना है जो कि बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि इतने कम तापमान से जैसे ही थोड़ा सा तापमान होगा, वातावरण का तापमान आसपास क्या है, बहुत ज्यादा है और -253 डिग्री सेंटीग्रेड, -183 डिग्री सेंटीग्रेड के सिलेंडर आपके पास हैं। अगर जरा भी लीक हुआ, कुछ भी सिस्टम जो है कांटेक्ट में आ गया भारी टेम्परेचर के, तो ये टेम्परेचर बदल जाएगा और ये पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, ये तरल से गैस अवस्था में आ जाएंगे। तो इनको स्टोर करना बहुत मुश्किल है। इनकी डिजाइन कार्यप्रणाली बहुत आसान होती है, इनको ठंडे तापमान को मेंटेन करना, टर्बो पंप का इस्तेमाल करना बहुत जटिल कार्य है। वजन की बात करें तो ये पदार्थ जो है भारी होते हैं, तो यहाँ पर इंजन भी भारी हो जाता है ईंधन भारी होने के कारण, लेकिन हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का तत्व है, तो यहाँ पर ईंधन जब सबसे हल्का है तो इंजन भी क्या होगा, कुल मिलाकर टोटल वजन जो है वो कम हो जाता है। अब देखो सवाल यहाँ पर उठता है कि ये क्रायोजेनिक इंजन इतने ज्यादा शक्तिशाली क्यों हैं। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ है, दुनिया की सबसे हल्की गैस है, लेकिन ब्रह्मांड में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी है। यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है, जो तत्व पाया जाता है, वो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन जितने भी हमारे स्टार्स हैं, तारे हैं, जैसे कि सूर्य हो गया या उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं, उन सब पर हाइड्रोजन मौजूद है और उसी हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। उसी की वजह से नाभ की संलयन प्रक्रिया होती है, जो कि उस टेम्परेचर, उस प्रकाश का एक कह सकते हैं आधार है। तो हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्यादा है। समुद्रों में आप हाइड्रोजन को ले सकते हैं, पानी जो है H2O, उसका जल अपघटन किया जाता है तो उससे भी हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। जनरली हम यहाँ पर उसी का यूज करते हैं। तो अब हाइड्रोजन की, लेकिन कहने का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा में, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है हाइड्रोजन की कि ये दुनिया का सबसे अच्छा ईंधन भी माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक इंपल्स है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 किलोग्राम ईंधन लिया, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं आप, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला रहे हैं, तो उससे जो थ्रस्ट बनेगा वो कंपैरेटिव बाकी के सभी ईंधन से ज्यादा बनता है। तो इसका हाई स्पेसिफिक इंपल्स होता है दूसरे ईंधनों की तुलना में, तो ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट देता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पेसिफिक इंपल्स है और प्रदूषण रहित है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो जो ऊष्मा बनती है यहाँ पर, जो थ्रस्ट बनेगा हीट के कारण, तो वो यहाँ पर भाप के रूप में ही अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे। यानी अपशिष्ट के रूप में इसमें क्या निकलेगी, भाप निकलेगी, तो प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा देखिए, हल्का वजन है और ज्यादा ऊर्जा है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का पदार्थ है, तो यहाँ पर वजन भी कम है और यहाँ पर एनर्जी भी ज्यादा मिल रही है। तो इसलिए जब एनर्जी आपके रॉकेट की कम हो गई, सॉरी, वजन आपके रॉकेट का कम हो गया, क्योंकि इंजन आपने यहाँ पर हल्के पदार्थ भरकर बनाया है, तो यहाँ आपकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा वजन उठाने की जो क्षमता है, सैटेलाइट ले जाने की क्षमता है, वो रॉकेट की बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें कि इसमें इतनी ज्यादा जटिलता क्यों है। जटिलता के कारण आपको पहले जो एक तो कारण वही है, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो पदार्थ आप उपयोग में ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर है। यानी आपने जो पदार्थ लिया है वो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पर, हाइड्रोजन को आप -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर भर रहे हैं, तो उसके लिए आपको खास तरह के मटेरियल वाले सिलेंडर बनाने पड़ेंगे, उनमें उनको भरना पड़ता है। ये मटेरियल बहुत मजबूत, हीट रेसिस्टेंट और क्रायोजेनिक तापमान में भी टिकाऊ होने चाहिए। तो इसके लिए इंजन के अलग अलग हिस्सों के लिए विशेष मिश्र धातु और हीट इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। एक तो ये इसकी जटिलता है। दूसरा क्या है कि आप इसमें भारी भरकम जो टर्बो पंप लगा रहे हैं, टर्बो पंप किस लिए लगाए जाते हैं,
जहां पर जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भर दी जाती है, अब उनको क्या करना है, इस इंजन में भेजना है तो उसके लिए टर्बो पंप लगाए जाते हैं। ये टर्बो पंप कितनी तेजी से घूमता है, ये टर्बो पंप लगभग 30,000 रोटेशन पर मिनट के आसपास करता है। तो यहाँ पर जो घर्षण बल है, उस घर्षण के कारण यानी इसका आरपीएम स्पीड बहुत ज्यादा है, रोटेशन पर मिनट, तो घर्षण के कारण इसमें जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बन जाता है। और फिर नोजल का मैंने आपको बताया था, यहाँ ईंधन ऑक्सीकारक जलते हैं तो यहाँ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जलता है, बनता है। तो इतना अधिक तापमान 500 डिग्री, यहाँ पर 2000 से 2500 डिग्री, और सिलेंडर के अंदर कितना है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान की जो चरम सीमाएं हैं, एक तरफ लोएस्ट टेम्परेचर है, एक तरफ हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसके बीच में क्रायोजेनिक इंजन को काम करना है। तो इसलिए ये तकनीक बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा जटिल है। दुनिया के मात्र 6 ही देश हैं जो इस तकनीक को डेवलप कर पाए हैं। टेम्परेचर की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, उनमें क्रायोजेनिक इंजन काम करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन आप सोचिए, यहाँ पर जो आपका टर्बो पंप है, उसके आसपास का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर जरा भी इसमें कोई दरार हुई, जरा भी कोई लीकेज हुआ, तो ये पूरा सिस्टम, पूरा आपका मिशन फेल हो जाएगा, सब जलकर खाक हो जाएगा। इसलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में जब ये काम होता है तो इसे बहुत ज्यादा कठिन तकनीक माना जाता है, और ये ऑपरेशनली वास्तव में कठिन तकनीक है। दुनिया के 6 देश हैं जो इस तकनीक को बना पाए हैं। सबसे पहले यूएसए ने इस तकनीक को डेवलप किया था, हालांकि प्रयास किया गया था सबसे पहले रसिया के द्वारा। रसिया ने 1960 के आसपास ही इस तकनीक को बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें बाजी मारी यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यूएसए के बाद इस तकनीक को बनाया गया जापान के द्वारा, ये यूएसए की सहायता से ही बनाया गया था। फिर उसके बाद इस तकनीक को बनाया गया फ्रांस के द्वारा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी में जो बनाया, वो किस देश ने बनाई, फ्रांस ने। और फिर उसके बाद में ये तकनीक बनाई गई चाइना के द्वारा, 1984 में। 1987 में इस तकनीक को बनाया रसिया ने। यानी ये 5 देश हमसे पहले इस तकनीक को बना चुके थे। 1987 में जब रसिया ने इस तकनीक को बनाया तो रसिया से हमने 7 क्रायोजेनिक इंजन इंपोर्ट किए। हालांकि रसिया ने उस समय यह वादा किया था कि हम क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक भी आपको देंगे, लेकिन रसिया का 1991 में विभाजन हो गया, और रसिया के विभाजन के बाद अमेरिका ने रसिया को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि दबाव में ला दिया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और रूस को, दोनों को, भारत और रूस पर, दोनों पर दबाव डाला गया, और एक तरीके से भारत को यह तकनीक ट्रांसफर होने से रोक दी गई अमेरिका के द्वारा। लेकिन रूस ने जो हमें 7 क्रायोजेनिक इंजन दिए थे, उन 7 क्रायोजेनिक इंजन का हमने हमारे जीएसएलवी में उपयोग किया, जो कि हमने, इसरो ने खुद ने अपनी तकनीक से बनाया था, ये रॉकेट भारत का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और धीरे धीरे हमने फिर इसको बनाना भी सीखा। 2010 में हमने हमारे पहले क्रायोजेनिक इंजन का पहला क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। रॉकेट का नाम था जीएसएलवी D3, लेकिन वो फेल हो गया। 2014 में 5 जनवरी 2014 को एक ऐतिहासिक दिन था। भारत ने अपने जीएसएलवी D5 रॉकेट में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। यानी 2014 में भारत दुनिया का 6वां देश बना जिसके पास में क्रायोजेनिक तकनीक खुद की आ गई। अब इस क्रायोजेनिक तकनीक के बहुत सारे परीक्षण लगातार किए जा रहे हैं, और उनको और ज्यादा एडवांस लेवल पर हम इसको लेकर जा रहे हैं। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है रॉकेट की बढ़ाने के लिए इस तकनीक को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हाल ही में जो परीक्षण हुआ है, अगर हम अंतिम रूप से ये कहें कि इससे हमें फायदा क्या होगा, तो देखिए, जो गगनयान मिशन है भारत का पहला क्रू मिशन है, क्रू मिशन यानी हम इसमें पहली बार इंसान को भेजने वाले हैं, तो उसके लिए आपको भारी भरकम रॉकेट की आवश्यकता होगी, शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होगी। शक्तिशाली रॉकेट में चाहिए शक्तिशाली इंजन, और शक्तिशाली इंजन क्रायोजेनिक इंजन से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर रॉकेट, जब रॉकेट इंजन की बात होती है तो क्रायोजेनिक तकनीक सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ हमने इस तकनीक का परीक्षण किया है, तो हमें इसमें यहाँ सफलता हासिल होगी। फिर दूसरी बात, इस इंजन, क्रायोजेनिक इंजन को और ज्यादा थ्रस्ट के लिए मान लो भविष्य में हमें परीक्षण करना है, तो उसके लिए नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का परीक्षण करना बहुत जरूरी था। वो इसरो ने आज कर लिया है, यानी इसमें सफलता हासिल कर ली है। अब हम इस इंजन के और अच्छे एडवांस परीक्षण भी करना चाहते हैं, तो इस तकनीक के लिए भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब ये हमारे पास खुद की तकनीक आ गई है। और फिर हम भारी उपग्रहों की बात करें,
4 टन से ज्यादा वजन के जितने भी सैटेलाइट हैं उनको उठाने की जो क्षमता है वो भी अब हमारे पास हासिल हो जाएगी, क्योंकि 4 टन वजन उठाने की क्षमता तो 19 टन का जो थ्रस्ट था उस पर थी। 22 टन के थ्रस्ट पर इसका परीक्षण किया गया है, तो पेलोड कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। यानी 19 टन से 22 टन पर जब हम परीक्षण करते हैं तो यहाँ पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ती है और आप ज्यादा वजन के सैटेलाइट भेज सकते हैं। भविष्य में हम डीप स्पेस मिशन भेज सकेंगे, जैसे कि चंद्रयान 4 है, मंगल ग्रह के लिए कोई और मिशन भेजना चाहते हैं, शुक्र ग्रह के लिए, या फिर हमारे अंतरिक्ष स्टेशन, इन सब में हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये आज के परीक्षण का महत्व है, जो भारत ने ऐतिहासिक एक उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आपके सामने है। वैश्विक स्तर की ये तकनीक भारत खुद से बनाने में सफल हुआ है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।